आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बहुजन अध्याय पर स्वागत है। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो एक समाज सुधारक, एक साहित्यकार, एक लेखक जो अपने साहित्य के बल पर मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हैं। ऐसे शख्स जो महिलाओं की बराबरी के लिए, उनके सम्मान के लिए लड़ते हैं, वे उस समाज को, जो स्त्रियों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं कि और उसके आधार पर समाज का प्रगति के बारे में जानते हैं, उसकी समाज के उद्धार के बारे में बताते हैं कि जिस समाज में जितनी महिलाएं जितनी शिक्षित होगी उस समाज उतना ही विकसित होता है। और एक ऐसे महामानव जिनका नाम ज्योतिबा फुले, इनका जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में 19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और उस सदी के मध्य 1827 में 11 अप्रैल को इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और इनकी माता चिमनाबाई। इनके माता जो इनके 1828 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 1 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले की उनकी माँ उनसे अलविदा ले लेती हैं और ज्योतिबा फुले का जो लालन पालन है वह उनकी जो मौसीरी जो बहन सुगुणा उनके छत्र छाया में ज्योतिबा फुले बड़े होते हैं। ज्योतिबा फुले हालांकि ज्योतिबा फुले इनके पिता इन्हें 7 वर्ष की उम्र में एक पंतोजी के जो विद्यालय में मिशनरी स्कूल में इनका दाखिला करवाते हैं, क्योंकि उनके पिता जो अशिक्षित होने के कारण वे उन्हें एक सामान्य लोका झोंका करने के लिए, वे मराठी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा दिलाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक छोटी जाति होने के कारण ज्योतिबा फुले माली समाज में पैदा हुए, जिसे उत्तर भारत में अनेक जातियों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कुशवा, कुर्मी, काची, सैनी, अनेक तमाम नामों से इन्हें जाना जाता है। इनका जो सामान्यतः जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार इन्हें शूद्र कहा जाता है और इनका जो जातीय कार्य हैं वह फूलों को तोड़ना, बगीचे लगाना, वो बगीचों की देखभाल करना। ज्योतिबा फुले हालांकि उन्हें विद्यालय में जो प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए वे चले जाते हैं और वहाँ से उन्हें नीची जाति के होने के कारण उन्हें जातीय जो विरुद्धता का सामना करना पड़ता है। वे उसमें एक नेताजी जिसे एक नेता जो उनके दादाजी प्रभु जो एक नेता थे, उनके इशारे पर जो शूद्र और जो जितने भी निचली जातियों के जो विद्यार्थी थे उन्हें स्कूल से उनके नाम काट दिए जाते हैं। उसमें ज्योतिबा फुले का भी नाम काट दिया जाता है और वे नाम काटने के पश्चात उनके पिता के साथ फूलों की तोड़वाई करवाते हैं, उनके हाथ बंटवाते हैं और ज्योतिबा फुले
और उसी ज्योतिबा फुले का जो 14 वर्ष की उम्र में ही जो एक 8 वर्ष की बालिका सावित्रीबाई फुले के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। ज्योतिबा फुले और उसी जब उस ज़माने में जब सियासत के तौर पर ब्रिटिश सत्ता कायम हो चुकी थी और उस सियासत में जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक शिक्षा नीति लागू की थी जिसके अनुसार कि जो हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं उन्हें यूरोपियन साहित्य और वैज्ञानिक चेतना से उजागर किया जाए, उन्हें परिचित किया जाए। और इसी प्रस्ताव के बाद उनके गफ्फार बेग और लिजिट्स जो एक पादरी थे, उनके कहने पर ज्योतिराव फुले फिर से स्कॉटिश स्कूल में उन्हें शिक्षा प्राप्त होते हैं और वहाँ से वे 20 साल की उम्र में वे पहले ग्रेजुएट इंसान होते हैं। और ज्योतिबा फुले जब वे छोटे थे तो उन्हें शिवाजी की वीर गाथाएं बहुत सुनाया करते थे। वे उनसे बहुत प्रभावित थे और ज्योतिबा फुले की बातों से ज्योतिबा फुले शिवाजी की बातों से उनके बारे में पढ़ने से बहुत ही प्रभावित थे और वे एक विद्या के साथ साथ शस्त्रों का भी अध्ययन किया उन्होंने। वे एक मांझ जाति के एक उस्ताद जिसे लहूजी साल्वे से वे एक तीरंदाज और तीर कमान लगाना आदि, भाला फेंकना आदि कुछ चीज़ें सीखते हैं। पर ज्योतिबा फुले के जीवन में एक बार एक ऐसी घटना घटती है जिससे वे पूरी तरह बदल जाते हैं। ज्योतिबा फुले एक बार अपने मित्र, जो ब्राह्मण मित्र थे उनके, जिनका नाम सकाराम था, हरि पराजय, उनकी बारात में वे गए हुए थे और उस बारात में ये जो नौजवान उस ज़माने में ये युवा थे, नौजवान थे और ये नौजवान को वे ब्राह्मणों की बारात में देखते हुए वे ब्राह्मण इन्हें धिक्कारते हैं और कहते हैं कि ये शूद्र हमारी बारात में, वे कहते हैं कि धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है, इन्हें बाहर निकालो या इनसे कहो ये बाहर निकल जाए, वरना हम इसे लातों से पीटते हुए बाहर निकालेंगे। ज्योतिबा फुले को हालांकि जातीय गालियाँ भी दी जाती हैं, पर ज्योतिबा फुले उन बातों को सुनकर बहुत ही नाराज़ होते हैं और उदास चेहरा लेते हुए अपने घर पर आते हैं। और उस समय जब आते हुए उस समय उन्होंने एक अछूत शख्स जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, वह शख्स कहता है कि अब तो तुम मान जाओ, तुम भी शूद्र हो। ज्योतिबा फुले को बहुत ही दुख हुआ और वे अपने पिता से घर आकर पूछते हैं कि पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ। वे बतलाते हैं, उनके पिता कहते हैं कि शुक्रगुजार हैं कि तुम वापस जिंदा लौट आए। और ज्योतिबा फुले उसी दिन वे कहते हैं कि मैं इस समाज को, इस कुप्रथा को बदलना चाहूँगा, इस गंजेड़ी प्रथा को। वे खुद कहते हैं कि मैं इस गंजेड़ी प्रथा को बदलना चाहूँगा और वे इस समाज को बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और वे सबसे पहले जो अछूतों के लिए सबसे पहले वे
कन्याएं थी, कन्या विद्यालय खोलते हैं। 1848 में पहली कन्या भीड़े के बाड़े में पहली कन्या विद्यालय खोलते हैं। और इसके बाद वे 1849 में पहला जो अछूत थे, अति शूद्रों के लिए वे कुआं खुलवाते हैं, बनवाते हैं। पर उनकी जो पाठशाला थी, उनके पिता उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वह जो आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपना जो कन्या विद्यालय है वह बंद करना पड़ता है। परंतु फिर वे पुनः वापस अनेक विद्यालय खोलते हैं। वे 1850, 1851 ऐसे करके अनेक विद्यालय खोलते हैं। हालांकि उन्हें कोई शिक्षक न मिलने के कारण वे अपनी पत्नी खुद सावित्रीबाई को पढ़ाते हैं। और फिर वे समाज में उनको लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। ज्योतिबा फुले इसके बाद वे सती प्रथा के विरोध में भी कार्य करते हैं। ज्योतिबा फुले ने 500-600 कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 1850 में एक भवानी विश्वनाथ को जो एक सभा हुई थी, उसकी भवानी विश्वनाथ की अध्यक्षता में एक विधवा विवाह प्रस्ताव रखते हैं, परंतु उसे नकार दिया जाता है और वे उसे असफल होते हैं। हालांकि वे ज्योतिबा फुले इसके विरोध में विधवा विवाह के समर्थक थे। और सती प्रथा के विरोध में भी वे विरोध किया करते थे। एक ब्राह्मण, जो पूना के एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की बहन थी काशीबाई, जिनके उनके पति मर जाने के बाद उन्हें एक पुत्र होता है और उसे ज्योतिबा फुले एक गोद भी लेते हैं जिनका नाम यशवंत होता है। इसके बाद उस समाज में बहुत बड़े कहें तो एक समाज सुधारक हुए, जिन्हें हालांकि उन्हें ज्योतिबा फुले उन्हें डींग हाँकने वाले समाज सुधारक कहते हैं। पर वे समाज सुधारक जो 1860 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करते हैं और वही शख्स इनका नाम महादेव गोविंद सिंह रनाडे, जिन्होंने इस विधवा पुनर्विवाह की संघ की स्थापना की थी। एक बार इनकी जो बहन थी, बहन के पति की मृत्यु हो जाती है, तब ज्योतिबा फुले उन्हें कहते हैं कि आप अपनी बहन का पुनर्विवाह करवाइए। पर गोविंद सिंह रनाडे उनका विवाह नहीं करवाते हैं, उनकी बहन का। और फिर कुछ चंद दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, खुद गोविंद सिंह रनाडे की पत्नी एक्सपायर हो जाती हैं, तो वे 11 वर्ष की बालिका के साथ विवाह करते हैं। तब गोविंद सिंह जो
जो ज्योतिबा फुले होते हैं, वे अपने जो दीनबंधु एक पत्रिका निकालते थे, उनमें वे कहते हैं कि मैं तुम्हें डींग हाँकने वाला समाज सुधारक कहता हूँ। जो ब्राह्मणवाद के सामने ही इस गेंडे की खाल जैसी प्रथा के सामने तुमने अपने घुटने टेक दिए। और ज्योतिबा फुले ने उस ज़माने में विधवा जो केशवापन किया जाता था, हालांकि ज्योतिबा फुले केशवापन के खिलाफ थे और जो भ्रूण हत्या के भी खिलाफ थे। उन्होंने 1863 में एक बाल हत्या प्रतिबंध गृह और विधवा आश्रम की स्थापना की और उनमें विधवाओं को सम्मानपूर्वक उन्हें रखाया गया। और उसी समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1872 में नेगेटिव मैरिज एक्ट जो लागू किया गया था, जिसमें अधिनियम जिसमें पुनर्विवाह किया जा सके। ज्योतिबा फुले जब इस भारतवर्ष पर अंग्रेज हुकूमत थी, उस ज़माने में बम्बई प्रेसिडेंसी से वे पहले जो नगर निगम जो चुनाव नगर पालिका में पहले सदस्य चुने जाते हैं। 1800 में फुले नगर पालिका के संघ में सदस्य चुने जाते हैं और वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो दलित पिछड़ों की सबसे पहले दलितों और पिछड़ों की बस्तियों को और उन बस्तियों को जो कूड़ा करकट को सफाया करवाते हैं। ज्योतिबा फुले जो सभी समाज की, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, सब ज्योतिबा फुले के पास आते और उनसे शिकायत करते। हालांकि उन्होंने जिनकी कोई सुनी नहीं जाती थी, उनकी आवाज़ को उठाया। वे एक दीनबंधु पत्रिका निकालते थे जिसमें दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को उठाया करते थे। शूद्र, जिन्हें वे अति शूद्र और शूद्र कहते थे, उनकी नालियाँ, उनके पानी, उनकी बिजली को अच्छी ठीक करवाया करते थे। क्योंकि उस ज़माने में जो दलित थे, दलितों को जिन्हें अछूत कहा जाता है, उन्हें पानी पीने तक हालांकि नहीं था, वे गंदा पानी पीकर अपना प्यास बुझाते थे, जिसके कारण उनकी जो स्वास्थ्य तबीयत थी वो खराब हो जाती थी और वे इस कारण उन्हें जल्द ही बीमारी का शिकार हो जाते थे और इलाज के पैसा होने के कारण वे अपने प्राण खो देते थे। और वे फिजूल खर्ची के भी बहुत विरोधी थे। कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले ने एक बार जो लॉर्ड विंटन जो पूना आए थे, उन्होंने फिजूल खर्ची के विरोध में फिजूल खर्ची को खराब बताया। उन्होंने उसके बदले में उन्होंने चिकित्सा विद्यालय खोलने की अपील की और इससे वे खुश भी होते हैं। हालांकि
पूना में एक मार्केट की एक बाज़ार मार्केट की स्थापना होती है, जो एक जो वहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर के नाम से मार्केट की स्थापना करते हैं। और उस मार्केट का नाम बाद में ज्योतिबा फूले मार्केट नाम पड़ता है, जो वर्तमान में भी है अभी। ज्योतिबा फूले बहुत किसानों की भी बहुत हक की आवाज़ किया करते थे। वे किसान के कोड़े में एक किसानों की स्थिति के बारे में वे किसान के कोड़े में अपने पुस्तक लिखते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वे अपनी दिनचर्या कैसे गुजारते हैं। और वे कहते हैं कि कि वे कैसे अपने पेट को एक रस्सी से बांधकर एक पेड़ के नीचे पड़े हुए रहते हैं, और यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वे गुलछरे उड़ाया करते हैं। वे कहते हैं मैं ज्योतिबा फूले अपने किसान के कोड़े में किसान का चाबुक और वे 1874 में जो किसान के जो विद्रोह को सक्रिय किया था, और उन्होंने इस विद्रोह में सहयोग किया, नैतिक रूप से सामाजिक और नैतिक रूप से समर्थन किया। वे अपने पत्रिका दीनबंधु के माध्यम से उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई, और वे अपनी अहमियत को अपने हर व्यक्ति को वे कहते थे कि आपकी जो आपकी शिक्षा से आपको दूर नहीं जाना होगा, आपको शिक्षा को ग्रहण करनी होगी। ज्योतिबा फूले एक बार सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं, और उस सत्यशोधक समाज में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। हालांकि और ज्योतिबा फूले को महात्मा भी जो पहले व्यक्ति थे, इसके बाद महात्मा की उपाधि गांधी को दी थी, जो द्वितीय महात्मा की गांधी थी। पहली महात्मा ज्योतिबा फूले को दी, और यह उपाधि 11 मई 1888 में मुंबई के जो माड़वी कोलीवाड़ा में एक ज्योतिबा फूले का भव्य स्वागत किया जाता है। और उस स्वागत में उस समय ज्योतिबा फूले 40 वर्ष के थे, और उस सभा को जब ज्योतिबा फूले संबोधित कर रहे थे, उस सभा में जब वो खचाखच भरी हुई थी, और उस सभा में एक व्यक्ति जिसका नाम राय बहादुर श्री बिटल राव भंडेरकर, जो जोर से कहता है कि आप हमारे महात्मा हो, जिन्होंने मानव के अधिकारों के लिए लड़े, महिलाओं के लिए लड़े, दलित और पिछड़ों के लिए लड़े। वे कहते थे कि उन्होंने जब 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, वे कहते थे कि जो ये समाज है, सत्यशोधक समाज, ये आपकी बेड़ियां तोड़ देगा। इसे सक्रिय रूप से चलाना होगा। इस उस समाज से वे मनुष्य को इकट्ठा करते हैं। वे कहते हैं कि भारत की आबादी गाँवों में बसती है। आप गाँव में जाओ, गाँव में कार्यकर्ताओं के साथ वे अपने इंसानों को, लोगों को इकट्ठा करो, उन्हें समझाओ। और ज्योतिबा फूले
अपनी कुछ किताबें भी लिखते हैं। वो जो लेखक साहित्यकार में तो कुछ किताबें हैं। वे 1585 में तृतीय रत्न और 1869 में छत्रपति शिवाजी का पावड़ा और 1873 में एक किताब लिखते हैं जिसे गुलामगिरी वे पुस्तक जिसे अगर कहे तो हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए, जो बहुजन समाज के हर व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए। गुलामगिरी जिसमें वे कुछ ढोंडीराव और ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले दोनों अपने संवाद के माध्यम से उस पुस्तक को लिखते हैं, जिसमें ढोंडीराव और के सवाल होते हैं और उत्तर ज्योतिबा फुले के होते हैं। वही ढोंडीराव जो उन ब्राह्मणों के द्वारा भेजे गए थे ज्योतिबा फुले को मारने के लिए, वही जो उनके शिष्य बनते हैं फिर, और वही उनके उन वार्तालाप के माध्यम से ये लिखते हैं। और वे किसान के कोड़े के पहले पन्ने पर लिखते हैं कि विद्या बगैर नीति गई, नीति बिना विद्या बगैर मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बगैर गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र कमजोर हुआ। इन सब का एक ही कारण था, सिर्फ विद्या। तो उन्होंने विद्या को इतना शुक्ल बताया है कि हर व्यक्ति को विद्या एक जरूरी है। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें।